बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 जान चुके हैं बच्चे। हम लोग हमने पहला पढ़ा अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, और हमने एक नया नाम बताया था आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, जो पहले बोला जाता था, आज वो बुक्स के अंदर नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा बेटा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। फिर हमने थर्ड पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास फोर्थ है बेटा हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, इसका नाम ही बेटा देखो बहुत अच्छा मेंशन कर रखा, फुल डिस्क्लोजर। मतलब जो चीज आप बता रहे हो वो फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसे मत बताना कि मतलब कि आपने बता भी दिया, सामने वाले को वो चीज समझ में भी नहीं आई है। ऐसे बताएंगे हम अकाउंटिंग में, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो सामने वाले को उसके लिए रेलिवेंट हो। हम बताओ उसे कुछ रहे हैं, उसे समझ में कुछ और आ रहा है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? इट स्टेट्स दैट द ऑल significant and material information, all significant and material information relating to the financial affairs of the business must be completed and clearly disclosed in financial statements and their notes। सर ये नोट्स आपने नया बता दिया यहाँ पे, अभी तक तो आप फाइनेंशियल बॉडी बोलते थे। बेटा जब हम अपने पूरे अकाउंट्स कर लेते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइनेंशियली हमें इफेक्ट कर सकती हैं, तो अभी वो हो ही नहीं है, बिजनेस में हो सकती हैं, तो उनको हम लोग नोट्स में शो कर देते हैं। कहां शो कर देते हैं? नोट्स में। तो यहां पे भी वही बात बोली जा रही है, फुल डिस्क्लोजर। आप एटलीस्ट पूरी बात बता दो हमें, जो बात आप बताएं, जो फाइनेंशियली हो गया वो तो करो डिस्क्लोज, जो हो सकता है, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जो मे भी हो जाए, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उसको हम उसको नोट्स में दिखाते हैं। उसको हम लोग नोट्स में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होती है बेटा एक ऐसी क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज। कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज मतलब आपातकालीन, कभी भी घटित हो सकती हैं। हो गई तो देख लेंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर नोट्स में है हमारे वो, मतलब हमें फाइनेंशियली उसका अवेयरनेस है। अच्छा हमें पता है कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो फुल डिस्क्लोजर। अब इसका प्रिंसिपल का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है बेटा? ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेट टू financial affair of the business must be complete and clearly disclosed in the financial statement and their notes। yes, okay sir, it includes both। अब ध्यान देना बच्चे, इसमें हम दोनों बातों को इसमें इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, क्या ये लीगली रिक्वायर्ड है डिस्क्लोजर? यस, बिल्कुल लीगली आप इसको दिखाओगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारा AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात को परमिट करता है, इस बात की परमिशन देता है कि आप चीजों को डिस्क्लोज करो। ओके, पॉइंट नंबर 2, वॉलंटरी डिस्क्लोजर दैट आर द नेसेसरी फॉर अफेयर अंडरस्टैंडिंग, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब ये चीजें आप वॉलंटरी डिस्क्लोज करते हो, दैट आर नेसेसरी अ फेयर अंडरस्टैंडिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब चीजें बता दोगे तो हमें, जब समझेंगे हम लोग, तो हमें फेयरली वो चीज क्लियर हो जाएगी, हमें अच्छे से वो बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। बच्चे मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है बच्चे? ये है फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब इसकी की हाइलाइट्स क्या है बच्चे हमारे पास? नंबर 1 की हाइलाइट्स, नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव इज टू बी द प्रेजेंट कंप्लीट एंड रिलायबल, कंप्लीट रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। 3 बातें बोली गई है बच्चे, कंप्लीट रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन। जो चीजें आप बता रहे हो वो पूरी तरह से होनी चाहिए, विश्वास के लायक होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें कोई चीज छुपाने वाली नहीं हो। आप ऐसा नहीं कोई चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो और आपने जबरदस्ती उसको शो किया, या फिर सब आपने शो ही नहीं किया, और किया भी है तो उसको बहुत ज्यादा सीक्रेटली कहीं पे छुपा के रखा है। वो सारी बातें आप बताओगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आगे यहां पे लिखा हुआ है डिस्क्लोजर शुड बी मेड इफ एन आइटम इज सिग्निफिकेंट, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता हो। सेकंड, मटेरियल हो, ऐसा नहीं हो कि हमारे काम की नहीं हो, आप जबरदस्ती बता रहे हो जिससे हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं। ठीक, तो मटेरियल होना चाहिए कैन इन्फ्लुएंस द यूजर्स जजमेंट, जो डिसीजन मेकिंग है, जो यूजर्स को यूज कर रहा है उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा? अपना डिसीजन मेक करेगा, और अपनी जो है आगे के लिए जो उसका जजमेंट है वो बना सकता है कि हाँ पहले तो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर, फिर एक देन हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो मटेरियल प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है? फुल डिस्क्लोजर। आप जो भी चीज बता रहे हो उसके लिए मटेरियल होनी चाहिए, उसको वो चीज समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, चीजों को आप पूरी तरह से क्या करो? एक्सप्लेन करना है यहाँ पे बच्चे। फिर हम बात करते हैं वेयर टू डिस्क्लोजर मेड। नंबर 1, डिस्क्लोजर मे बी अपीयर, नंबर 1
इन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट होगी बच्चे, दूसरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों में, और साथ साथ क्या करने बच्चे आपको नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट विच एक्सप्लेन द डिटेल बिहाइंड दी नंबर्स, जो नंबर आपने लिखे हैं, जो आपने अमाउंट मेंशन किया, उसके पीछे का रहस्य वो बताएगा। जैसे कि बैंक जब लोन देते हैं तो लोन देने के बाद क्या उनको डाउट होता है कि क्या पता हमारा लोन डूब जाए, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोविजन मान लेते हैं, पहले से अपने पास घाटा मान के चलते हैं कि इतना डूब जाएगा तो क्या होगा, तो क्या उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं? यस, बिल्कुल शो करते हैं। किसी किसी पे उसे पूरा डाउट होता है कि पूरा पैसा डूब जाएगा, तो उस बात को भी डिस्क्लोज करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये लॉस उसने माना क्यों है, उसके पीछे नंबर, जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है हमें लॉस का, इसके पीछे रीजन क्या है, ये है। समझ में आया बच्चे? यस। अब बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिसपे वो लोग 60% तक प्रोविजन को मान के चलते हैं। 60% क्यों मान लेते हैं? क्योंकि भाई नोट्स में बताया होता है कि ये हमने उनको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दिए हैं। व्हाट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बेटा वो वाले लोन होते हैं जिसमें हम लोग लोगों को लोन देते हैं, जैसे कि उन्होंने घर में डोमेस्टिक मतलब कोई भी अपने लिए फ्रिज परचेज किया, बेड परचेज किया, या फिर कोई घर के मतलब इक्विपमेंट परचेज किया है, क्या वो बैंक के लिए डूबने वाला पैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैंक अगर उस पैसे को रिकवर करेगा तो बेटा बैंक को तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। रीजन, क्योंकि वो आदमी उसको यूज कर चुका। अब एक फ्रिज सपोज करो उसने 20,000 रुपए का परचेज किया बैंक से लोन लेकर के, बैंक से लोन लेके 20,000 का परचेज किया, वो उसको यूज कर चुका है। अगर बैंक उससे वो फ्रिज रिकवर भी कर लेगा तो बैंक उसे कितने सेल आउट कर पाएगा? 8 से 10,000 रुपए, तब भी तो बैंक के पैसे डूबे। तो ये एक तरीके से क्या है, उसके लिए लॉस है, ये एक तरीके से प्योरली लॉस है। तो इसको अपने फाइनेंशियल्स में वो कैसे रिकॉर्ड करे, तो वो दिखाता है अपने पास नोट्स ऑफ अकाउंट्स कि भाई जो हमने लोन दे रखे हैं ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है। तो जो स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा, बैलेंस शीट को रीड कर रहा होगा, उसके माइंड में ये बात क्लियर होगी कि इसने इतना बड़ा लॉस क्यों माना हुआ, इतना बड़ा प्रोविजन क्यों माना हुआ, इतना बड़ा ये लॉस रिकॉर्ड करके क्यों चल रहा है। तो नोट्स ऑफ अकाउंट से मेंशन कर देगा कि भाई हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दे रखे हैं लोगों को। यस, यस सर, मेरी बातें क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे हम बात करते हैं, अब जैसे इसके लिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। इफ बिजनेस हैड लो सेल, अगर बिजनेस की लो सेल है, मतलब टर्नओवर उसका कम है पर्टिकुलर ईयर, इट मस्ट बी डिस्क्लोज अ रीजन। सप्लाई चेन, ये बात बताओ अपनी आप। मार्केट रिसेशन, बिल्कुल ये बात बताओ। अगर ये बातें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एग्जांपल नंबर 2, ये पहला एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ये सेकंड एग्जांपल, एक कंपनी फेस द लॉ सूट, मतलब कंपनी को किसी ने केस कर रहा है, इट लीड टू द फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड डिस्क्लोज इन दी नोट्स। मतलब कल को अगर मान के चलिए किसी ने कंपनी के ऊपर केस कर रखा है, तो ये बातें आप डिस्क्लोज करके चलो अपने नोट्स में। कहां पे बच्चे? नोट्स में। इवन इफ द केस इज स्टिल ऑनगोइंग, चाहे वो अभी चल ही रहा है केस, अभी भी केस चल रहा है बेटा, तब भी आप उसको मेंशन करो कि भाई अभी केस चल रहा है हमारे पर। जैसे कि पीछे एक कंपनी थी, अभी भी कंपनी है एक्चुअली वो, और उस कंपनी ने क्या किया हुआ है कि दिल्ली में एक जगह है बेटा जहां पे एक तरफ तो आर्मी बेस है, मतलब आर्मी कैंटीन, क्या बोलते हैं उसको, आर्मी कैंटीन टाइप होता है बेटा, और एक क्या है साथ साथ उसमें एक डेवलपर है, जो कंपनी है बहुत रेपुटेड कंपनी है, उसका डेवलपर है। उस डेवलपर ने उस आर्मी बेस पे अपनी जमीन ले रखी, मतलब आर्मी बेस पे उनकी क्या जमीन है कुछ, और उस पर वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, अब आर्मी ने बोला सिंपल सी बात हो तो शिकायत करेंगे भाई हमें स्पेस चाहिए, और ये स्पेस तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन रही है। तो ऐसे में क्या हम बिल्डिंग, मतलब ये जो कंपनी है इसका लीगल राइट बनता है? नहीं बनता। तो जो केस है, मतलब केस कर रखा कंपनी के ऊपर, इन केस आर्मी की तरफ से वो लोग केस जीत जाते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो, जो केस हो रखा था वो जीत जाते हैं उस कंपनी के उसमें, तो कंपनी को लॉस होगा? यस, बिल्कुल लॉस होगा। कितना लॉस होगा? बहुत बड़ा लॉस होगा। पर वो अभी तक केस चल रहा है, अभी तक केस चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया, केस चल रहा है अभी। शायद हो सकता है 2 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, पर केस चल रहा है। तो क्या वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल में उस चीज को लेके चलेगी? बिल्कुल लेके चलती है। यस, कि भाई कल का अगर मान के चलो हम हार गए तो क्या होगा, तो ये सिनेरियो होगा। अभी मैं इसके ऊपर आपको और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपने वोडाफोन का सुना होगा। वोडाफोन, एयरटेल और जितनी भी कंपनियां थी, इन सब के ऊपर एजीआर के ड्यूज थे, एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, इनके ऊपर एजीआर के ड्यूज थे। इनको लग रहा था कि शायद सरकार हमारा एजीआर को माफ कर दे, एजीआर को माफ कर दे, एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू एक तरह की इनके ऊपर बड़ा फीस लगती है, इन सारी कंपनियों ने नहीं भरी, क्योंकि इन्होंने सरकार पर उल्टा केस ठोक दिया था कि भाई ये तुम्हारे, मतलब तुमने जबरदस्ती हमारे ऊपर ये वाली क्या बोलते हैं पेनल्टी और फाइन लगाया। इन्होंने गवर्नमेंट पे केस कर दिया, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है,
हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसमें ये मेंशन हो गया कि नहीं, जो जो गवर्नमेंट ने लगाया आपके ऊपर टैक्स, जो भी आपके पेनल्टी टैक्स लगाया वो बिल्कुल वाजिब लगाया, बिल्कुल वो करेक्ट है अपनी जगह पे, आप लोग की ही गलती है। अब वो करे तो करे क्या बेचारे। अब जो कंपनियां हैं, मतलब जो कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, तो इनको ये वाले टैक्स मतलब जो भी पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ रही है सबको, ये सबके साथ साझेदारी कंपनियां भर रही हैं, अभी पूरी प्रॉपर किसी ने नहीं भरी, सब भर रही हैं दे दिए करके। तो क्या ये जब केस चल रहा था क्या इसको मेंशन करते? बिल्कुल, यस, बिल्कुल मेंशन करते हैं ये लोग अपने फाइनेंशियल्स में। तो हर कंपनी इसको शो करती है। तो ये किसके बिहाफ पे कर पा रहे हैं? ये कौन से प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। भाई आपको बताना पड़ेगा आपके ऊपर क्या क्या चीजें हो रखी है फाइनेंशियली, जो सामने वाले बंदे का डिसीजन मेकिंग को चेंज कर पाए, उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई? यस सर। ये आपके पास थर्ड, ये आपका है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फोर्थ पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं बेटा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियल, चीजें मटीरियल है या नहीं है? अगर मटीरियल है तो ही रिकॉर्ड करना, मटीरियल नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो उन्हें। जैसे कि एक पर्सन को यह पता होना चाहिए कि कंपनी ने कितने लोगों को सेल कर रखी है उधार में, मतलब डेटर्स का बैलेंस पता करना उसे। लेकिन कंपनी उसे क्या बता रही है? मिस्टर ए का नाम, मिस्टर बी का नाम, मिस्टर सी का नाम, मिस्टर डी का नाम। उसे नाम से मतलब नहीं है, आपने कितना का सामान बेच दिया ये बताओ उधार में, आपने किस किस से सामान लिया है ये मैटर नहीं कर रहा। वो पूछ रहा है आपने टोटल लोन कितने का ले लिया आपने, ये मैटर कर रहा है। तो आप उसे मटेरियल बातें बताओ, उसको आप मटेरियल बातें बताओ जो कंपनी के लिए रेलिवेंट है, जो कंपनी के लिए रेलिवेंट है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, सपोज एक ऑफिस है, उसके अंदर बेटा एक पेंसिल आती है, एक इरेजर आती है, एक नोटबुक आती है। तो क्या वो इसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करें? भाई पेंसिल आई है तो पेंसिल अकाउंट, इरेजर आई है तो इरेजर अकाउंट, नोटबुक आई है तो नोटबुक अकाउंट। इन सारे के सारे हेड्स को, मतलब जो मैंने नाम बोले, पेंसिल बोला बेटा मैंने इरेजर बोला, मैंने नोटबुक बोला, इन सभी को वो एक हेड में काउंट करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेशनरी अकाउंट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी अकाउंट। तो हमारे लिए अब मटेरियल क्या है? स्टेशनरी। उसमें चाहे आपका पेंसिल आया हो, स्टेपलर की पिन आई हो, चाहे कुछ भी आया हो, चाहे छोटी सी फाइल आई हो, चाहे एक पेपर आया हो, हमें उससे मतलब नहीं उसमें क्या है, पर आया क्या है? स्टेशनरी, दैट्स इट। तो मटेरियल प्रिंसिपल, चीजें बस वही दिखाओ जो रेलिवेंट है, जो चीज आपके लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो उसको बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा ये प्रिंसिपल हमारा? इट स्टेट दैट द ओनली दोस आइटम्स एंड इंफॉर्मेशन शुड बी disclosed in financial statement that are significant enough to influence the decision of the users and accounting informations। अब यहां पे क्या क्या बात बोली गई है? इफ, ध्यान देना बच्चे, इफ ओमिशन आप भूल गए या मिस स्टेटेड आपने लिखना, मतलब आपसे गलत लिख दिया गया, एन आइटम कुड अफेक्ट द जजमेंट ऑफ रीजनेबल इंफॉर्मेशन यूजर्स, जैसे कि इन्वेस्टर बैंक का ये सब कुछ है। तो मटेरियल प्रिंसिपल, ये क्या अपने आप पे मटेरियल प्रिंसिपल। अब आप लिखना ही भूल गए, आपने चीजों को मिस स्टेटेड, मतलब आपने उसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा आपने उसमें चेंजेस कर दिए। तो क्या इस सिनेरियो में जो जजमेंट है क्या वो बिगड़ेगी? बिल्कुल बिगड़ेगी। क्या वो उसका आगे फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। सपोज करो उसने उसको किसी और तरीके से हैंडल कर, मतलब किसी और एंगल से उसको समझ लिया, जब उसको बात को अलग वे में समझ के चला गया, तो क्या हमें कल बिजनेस के अंदर दिक्कत आ सकती है? यस, बिल्कुल दिक्कतें आ सकती हैं, हमें बिजनेस के अंदर बिल्कुल दिक्कतें आ सकती हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चे, इसके की हाइलाइट्स क्या है बच्चे, ध्यान देना। नंबर 1, मटेरियलिटी relates to the importance और relevant an item। इसका मतलब क्या है? जो चीजें हमारे बिजनेस के लिए आवश्यक है, जरूरी है, खाली वही चीज रिकॉर्ड करो। नंबर 2, इट इन्वॉल्व द प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट। ये आपका प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज आप शो करना चाहते हो या नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बेटा, आप आपकी इच्छा है बेटा पेंसिल अकाउंट, पेन अकाउंट, कॉपी अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो। लेकिन जैसे मैं पेंसिल, पेन, कॉपी की बात कर रहा हूं, सपोज मेरी स्टेशनरी की शॉप है, फिर तो भाई मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक एक हेड के नाम पे कि भाई मैंने पेंसिल ज्यादा बेची है, इरेजर ज्यादा बेची है, नोटबुक ज्यादा बेची है, बुक ज्यादा बेची है, मैंने क्या बेचा ज्यादा, तो भाई मुझे तो अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ बड़े ऑफिस की, क्या वो पेंसिल इरेजर सबका अकाउंट बनाएगा? नहीं, वो एक ही अकाउंट बनाएगा, स्टेशनरी अकाउंट। लेकिन मैं एक शॉपकीपर हूं, कौन? स्टेशनरी वाला। तो भाई मैं क्या करूंगा यहाँ बच्चे, मैं तो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करके चलूंगा, क्योंकि मेरी मतलब जो मेरा जजमेंट है वो तो इनके बिहाफ पे होगा ना।
फिर कल जाकर के बेटा मैं चेक कर सकता हूँ सबसे ज्यादा मेरी जो सेल परचेज हुई है वो किस वाले आइटम में हुई है, तो मैं वो चीज को ज्यादा सेल करूंगा, ना कि बाकी चीजों को बेटा मैं सेल करूंगा। लेकिन वही कंपनी है, उस कंपनी के लिए क्या ये जजमेंट है, मतलब क्या ये उसके लिए मतलब अच्छा होगा क्या कि वो इरेजर का अकाउंट बना रहा है, पेंसिल का अकाउंट बना रहा है, एक बड़ी कंपनी है, वो इरेजर का अकाउंट अलग बन रहा है, उसमें पेंसिल का अकाउंट अलग बन रहा है, पेन का अकाउंट अलग बन रहा है, नोटबुक अकाउंट अलग बन रहा है, नहीं, उसको पूरा कंबाइन करके एक ही बुक बनाएगा, स्टेशनरी अकाउंट। यस यस। आगे लिखा हुआ है बोथ नेचुरल एंड द अमाउंट ऑफ द आइटम आर कंसिडरेबल एज असाइनिंग मटीरियलिटी। मतलब क्या वो चीज है, मतलब जो मटेरियल है और जो उसका अमाउंट है वो भी मैटर करता है। एक कंपनी है बच्चे, एक कंपनी ए है, एक कंपनी क्या है हमारे पास ए, एक कंपनी ए है, उसने पेंट में खर्च किया बेटा, पेंट उसने अपने घर में मतलब ऑफिस के अंदर पेंट करवाया, और जो उसकी सेल्स है वो साल भर की सेल है 15 लाख, तो उसके लिए साल भर की सेल कितनी 15 लाख मैटर करता है उसके लिए, 15,000 सॉरी चलो 15 नहीं, मैं एक जीरो और इंक्रीज करता हूं, ये 1.5 लाख है बेटा, 1.5 लाख, 15 लाख की सेल है, 1.5 लाख मैटर करता है उसके लिए, ये मैटर है, ये अपना पे मटेरियल है। लेकिन एक कंपनी बी है, उसने भी 1.5 लाख का खर्च किया पेंट में, लेकिन उसकी सेल है बेटा 15 करोड़, कितनी है 15 करोड़। अब आप इमेजिन करो, इसके लिए तो ये चीज मैटर करती है, बट इस वाले के लिए मैटर नहीं करती। इसको किस नाम से लिखे, पी के नाम पे लिखे, नहीं खर्चा मान लो, नॉर्मल नॉर्मल सा खर्चा मान लो। रीजन भाई मटेरियलिटी प्रिंसिपल उसके लिए इतनी रेलिवेंट है। तो अमाउंट पे और साथ में जो उसका नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो है क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज मटेरियलिटी और फॉर वन एंटरप्राइज मे बी इमटेरियल और अनदर। ये मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, कुछ लोग उसको मटेरियल मानते हैं, कुछ लोग उसको मटेरियल नहीं मानते। मटेरियल का मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, कुछ के लिए ये क्या नॉर्मल सा है, कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल मान के चलो। मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल परफेक्ट आपको एग्जांपल दिया स्टेशनरी का, मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मैं स्पेसिफिक एक एक आइटम का अमाउंट नाम के साथ अमाउंट उसका रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं बड़ी कंपनी की जिसका काम कुछ और है, लेकिन उसने मेरी शॉप से सामान वगैरह खरीदा है, तो उसका अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, वो एक ही अकाउंट में सारा सारा अमाउंट डालेगा स्टेशनरी अकाउंट पे। दैट्स इट। यस यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि नंबर 1 मटेरियल प्रिंसिपल के ऊपर रिपेयर एक्सपेंसेस, 2.5 लाख रुपए का रिपेयर हुआ, रिपेयर स्पेंड ऑन रिपेयर्स मटेरियल फॉर बिजनेस ऑफ 10 लाख। अगर 10 लाख की सेल है, 2.5 लाख का रिपेयर हो रहा है, भाई रिकॉर्ड होगा, भाई ये चीज क्या है रिकॉर्ड होगा। नॉट मटेरियल, तब रिकॉर्ड, तब मटेरियल नहीं होगा जब कंपनी की सेल कितनी बेटा 15,000, 15 करोड़, जब उसकी सेल इतनी है तो वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। नंबर 2 टेम्पररी प्लांट क्लोजर, टेम्पररी प्लांट क्लोजर even if no money is involved direct, the temporary closure for the factory due to an environmental issue is material because it affect the production or profitability, it must be disclosed। भाई कंपनी बंद है तो संडे संडे बेटा हर कंपनी ही बंद होती है, तो हम लोग सब उसको फैक्ट्री है, कंपनी नहीं बेटा फैक्ट्री मानते हैं यहाँ पे। संडे संडे तो हर बिजनेस ही क्या बोलते हैं बंद होता है। बट मैटर कहां पे करता है बच्चा हमारे पास, ये चीजें कहां पे मैटर करती है, अब ये मैटर करती है बेटा वहां पे सपोज करो कि कंपनी किसी और रीजन से बंद है, किसी बस संडे नहीं है, किसी और रीजन से बंद है, और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ्यूचर में इफेक्ट पड़ने वाला है, तो क्या ये मटेरियल है? यस, अब ये मटेरियल है। संडे संडे तो हर ऑफिस ही बंद होता है, तो वहां पे वो मटेरियल नहीं है, जबकि यहाँ पे ये मटेरियल है। क्या है बच्चे? मटेरियल है, इसको बोलते हैं मटेरियल प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं जजमेंट मैटर्स। The accountant must decide which information is significant enough to be reported। यहाँ पे अकाउंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल मान किसको रहा है, वो मटेरियल मान किसको रहा है, वो जो सिग्निफिकेंट इनफ मतलब हमारे लिए है आवश्यक या नहीं है बच्चे, तो इसके ऊपर अकाउंटेंट का डिसीजन मेकिंग है। एंड इनसिग्निफिकेंट अगर है तो वो इसको क्या कर सकता है, इग्नोर, और साथ साथ दूसरी चीजों के अंदर मिस कर सकता है। जैसे मैंने बताया अभी कि भाई यहाँ पे जो आदमी ने खर्च किया है, ये जो क्या बोलते हैं रिपेयर्स पे 2.5 लाख, ये 15-10 लाख की सेल है बंदे की, तो भाई वो क्या करेगा, इसको ये उसके लिए मटेरियल है, इसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं मान के चलो 15 करोड़ की सेल है तो 2.5 लाख को क्या मानेगा, वो रिपेयर्स मानेगा, वो नॉर्मल खर्चा मान के खत्म कर देगा इसको, वो नॉर्मल खर्चा मान के बोलेगा इसको मिक्स कर दो। यस और नो? यस सर। आगे बात करते हैं कंक्लूजन, लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा हम लोग इसके,
ये जो हमारे पास मेटल प्रिंसिपल लास्ट कंक्लूजन क्या है इसका, द मेटलिटी प्रिंसिपल हेल्प इन प्रिपेयरिंग कॉन्शियस एंड फोकस फाइनेंशियल statement by ensure that only relevant and significant information is presented. It enhance understandability and relevance and efficiency of the in accounts. ये सिंपल सी बात है बेटा, जो ये मेटलिटी प्रिंसिपल है ये क्या करता है, जितने भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो कॉन्शियस एंड फोकस्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योर दैट द ओनली रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन के बारे में हमें डिस्क्लोज करता है. यस यस सर, ओके. तो ये बेटा हमारे पास है मेटलिटी प्रिंसिपल. क्या बच्चे हमारे पास मेटलिटी प्रिंसिपल, ये हो गया आपका 5th पॉइंट. हम चलते हैं बेटा 6th पॉइंट पे. ये सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है, रीजन प्रूडेंस. भाई इसमें रीजन एक है, मैं अभी बात करेंगे. आपने एक वर्ड मेरे मुंह से बार बार सुना होगा, समझ में आ गया होगा बच्चे, समझ में आ गया होगा बच्चे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, या फिर मैं यही वर्ड यूज करता हूं, वो इसी की वजह से है. क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई हम लोग लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट्स में भी इग्नोर कर देंगे उनको, क्योंकि वो तो आने हैं तो आके रहेंगे. बट अगर लॉस के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे प्लस साथ में उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, तो कभी बिजनेस को बहुत बड़े लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करने पड़ेंगे, ना ही वो हो पाएंगे, ना ही वो हो पाएंगे. और हो भी गए तो हम उसके लिए पहले से अवेयर हैं. मैं एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर आपको. सपोज आप बेटा कहीं पे खड़े हो, सामने कोई और पर्सन खड़ा है, वो आपको बता के फिर चाटा मारे, तो आप उसके लिए अवेयर रहोगे. उसने आपको बताया फिर आपको चाटा मारा है, आप उसके लिए अवेयर हो. बट अगर मान लो चलो वो सडनली आपको चाटा मार दे, तो सर अगर वो सडनली चाटा मारेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी. तो वही वाली बात यहां पे भी आती है कि जो प्रूडेंस है वो कहता है पहले से लॉसेस के लिए आप अवेयर रहो, पहले से लॉसेस के लिए आप अवेयर रहो. तो प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इसी बात को डिनोट करता है, इसी बात को डिनोट करता है, हमें इसी बात के बारे में डिस्क्लोज करता है, चीजों के बारे में. The prudence or conservative principle direct that do not anticipate profit. क्या बात बोली बच्चे उसने, do not anticipate profit but provide for all possible losses. ये बड़ी अच्छी बात है बच्चे वाली, ये बात मैटर करती है हर जगह पर. It means while preparing the financial statement, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे होंगे तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, expected loss and expenses should be accounted in advance. Expected loss and expense should be accounted in advance. आप पहले से बता के चलो, एक्सपेक्टेड है. जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि बैंक्स बेटा लोन वगैरह बांटते हैं, तो उनको डाउट होता है क्या बताए बेटा. अब हमारे पास प्रूडेंस एंड और कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है. क्योंकि रीजन क्या है बेटा, इसमें एक बहुत बेस्ट बात बोली गई है इस प्रिंसिपल के अंदर. इसको आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हो, अकाउंटेंसी के साथ साथ अपने लाइफ में भी इसको आप पहले से मान के चल सकते हो. बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये. एक प्रिंसिपल बताता क्या पहले बेटा, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करें या पहले मैं ही बताता हूं इसके बारे में. ये एक ऐसा प्रिंसिपल है बेटा जो ये बताता है कि आपको कभी भी अपने एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करना. आप अपने एक्सपेंस और लॉसेस के लिए पहले से अवेयर रहो, चाहे वो एक्सपेक्टेड बेसिस पे रहो, पर उसके लिए पहले से लॉस के लिए तैयार हो रहो कि कल को अगर बेटा आपके ऊपर लॉस आता है तो आप पहले से उसके लिए अवेयर हो, पहले से उसके लिए आप अवेयर हो. और जब आप अवेयर होगे तो अब आपको बेटा अगर वो लॉस होता भी है एक्चुअल में, तो आप उसके लिए पहले से अवेयर हो, आपको चीजें पता है, तो आप पहले से झेल सकते हो. अदरवाइज बिजनेस के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होगा और अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा तो बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होता है. एग्जाम्पल के लिए बेटा अगर मान के चलिए जो कपड़े की फैक्ट्री है, जो क्लोथ बनाती है, जो कपड़ा बनाती है, जो टायर और ट्यूब फैक्ट्रीज हैं जहां पे केमिकल का काम होता है, वो पहले से अपना फायर इंश्योरेंस करवा के रखते हैं. वो अपना पहले से फायर इंश्योरेंस करवा के रखते हैं. रीजन, उन्हें पता है कि हम केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं और कल को अगर मान के चलिए फैक्ट्री में कोई भी आग लग जाएगी तो हम लोग कैसे सेफ होंगे, हम कैसे बचेंगे. अगर मान के चलो लॉस हो जाएगा तो हम कंपनी को कहां से दोबारा से कंस्ट्रक्शन, उसका रिकंस्ट्रक्शन दोबारा कैसे कर पाएंगे. तो पहले से उसका इंश्योरेंस करके रखते हैं. तो यही है प्रूडेंस, यही है कंजर्वेटिज्म कि भाई पहले से सावधान रहो, आप अपने लॉसेस के लिए अवेयर रहो. इनकम तो आपके आएंगे ही आएंगी, लॉस अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो इनकम तो आएंगी. तो आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ है, ये आपके बिजनेस के लिए क्या एक तरीके से ग्रोथ बन जाएगी बच्चे. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है. अब चलिए इसको पढ़ते हैं फटाफट से इसकी डेफिनेशन में. प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल डायरेक्ट दैट, ये किस चीज के बारे में बता रहा है,
डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। क्या बात बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोली है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आप अपने प्रॉफिट्स के लिए कभी एंटिसिपेट, कभी उसकी उम्मीद मत करो, पर लॉस के लिए क्या करो, तैयार रहो। ठीक, इट मीन्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंसेस, ध्यान देना बच्चे, एक्सपेक्टेड, मैंने वर्ड यूज किया एक्सपेक्टेड, यहां पे ये नहीं बोला एक्चुअल में हुआ है, एक्सपेक्टेड है, जो होने की गुंजाइश है उसको आप पहले से क्या करोगे, एडवांस में काउंट कर लोगे। किन चीजों को, लॉस और एक्सपेंस को, शुड बी अकाउंटेड, इसको करना चाहिए। एक्सपेक्टेड इनकम डू नॉट रिकॉर्ड until they are actually realized, जब तक पैसा ना मिल जाए आप रिकॉर्ड मत करना। यही बात तो बताता है इनकम और गेन्स में। की ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इसके, अब की ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट और ओवरलाइंग ऑप्टिमिस्टिक व्यूज, डू नॉट प्रेजेंट एंड ओवरली ऑप्टिमिस्टिक व्यूज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये सिंपल सी बात इस चीज को पहले ही हमें इंश्योर कर देता है। साथ साथ क्या दे रखा बेटा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स दे रखे हैं, इस प्रिंसिपल की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, इट में ओवर स्टेटेड लायबिलिटीज, आप जबरदस्ती की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो और अंडरस्टेट द एसेट्स और प्रॉफिट, आप जबरदस्ती की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि हमने बैंक्स को लोन दिया है, सॉरी बैंक ने हमें लोन दिया है और बैंक से उस पर प्रोविजन मान रहा है कि लॉस हो जाएगा। तो भाई कई जो बुद्धिजीवी है उनका ये बोलना है, जब तुमने लोन दिया और फिर तुम ही मान रहे हो कि डूब जाएगा तो तुमने लोन क्यों दिया। लॉजिक है बेटा वहां पे भी, तो कोई श्योरिटी है कि वो पैसा डूबेगा ही, हम तो मान के चल रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है मानने से क्या करते हो, जब तुम मानते हो उसको तुम लॉस मानते हो, उसको तुम खर्चा मानते हो, और खर्चा मानने से क्या होता है कि जो तुम्हारी इनकम है वो कम हो जाती है। अब फिर जो है उसके ऊपर हम बोलते हैं कि कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने कम प्रॉफिट कमाया, बैंक ने कम प्रॉफिट कमाया। तो क्या ये सही है? वो कह रहा है ये बात गलत है, क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी को ज्यादा मान लेते हो और अपने एसेट्स को कम कर देते हो, जबकि ऐसा एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं है। तो बेटा अगर ऐसा हुआ नहीं है, इन केस हो गया तो बिजनेस के लिए फिर लॉस है। लेकिन यहां पे ड्रॉबैक्स बता रहे थे, हमें ड्रॉबैक्स के एस्पेक्ट में पढ़ना है उसको। नंबर 2, इट मींस मिसयूज्ड, इट कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। तो इसी के चक्कर में क्या होता है, बहुत सी कंपनियां अपने पास सीक्रेट रिजर्व मेंटेन कर लेती हैं, जिसके बारे में ना मुझे पता लगेगा, ना बाकियों को पता लगेगा, ना किसी को पता चलेगा। लेकिन कंपनियां ऐसा काम करती हैं कि सीक्रेट रिजर्व, जैसे कि एक्सेस प्रोविजन। सर ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी बैंक के बारे में बात की, भाई बैंक को लगता है कि पैसे मेरे डूब जाएंगे, तो भाई प्रोविजन की परसेंटेज होती है बेटा, 5%, 10%, 20%। क्या पता बैंक ने एक्सेस प्रोविजन मान लियो, भाई 15-20 की जगह उसने मान लियो 60%। क्या आपको पता चलेगा? नहीं, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग देख रहे हो, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि अकाउंटेंट ने एक्सेस मान लिया, तो ये भी ड्रॉबैक है। इट वुड रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसकी वजह से कभी भी जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। वो कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू, और यहां पे बोल रहा है नॉट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि जब आप हर चीज प्रोविजन पे लेके चलोगे तो प्रोविजन तो कुछ भी हो सकती है, मतलब प्रावधान तो कुछ भी हो सकता है ना। आप तो कुछ भी मान लो, क्या पता कि आप ऐसा बोल दो कि हमारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, इसलिए मैंने हमारी फैक्ट्री की वैल्यू 2 करोड़ है और 2 करोड़ का मैंने इंश्योरेंस कराया, उसके लिए मुझे 50 लाख देने पड़ेंगे इंश्योरेंस को। आप वो ये मान सकते हो ना अपनी तरफ से, अपना खर्चा आप खुद से मान रहे हो, जबकि वो हुआ ही नहीं कहीं पे भी इवेंट। तो आपने क्या किया, ज्यादा मान लिया। ज्यादा मानने से क्या हुआ, कंपनी की इनकम कम होगी, और जब कंपनी की इनकम कम होगी तो लॉस आएंगे बेटा। ये क्या, ये ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है बिजनेस के बारे में? नहीं बता रहा। बट प्रोविजन भी माननी बहुत जरूरी है, लॉस हो गया तो कौन देखेगा बेटा कंपनी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 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 एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा इसके, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा दे रखा है प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजर, इसके बारे में हम लोगों ने टर्म्स के अंदर पढ़ा था एनआरवी के बारे में, आपको याद होगा शायद, एनआरवी नेट रियलाइजर वैल्यू विच एवर इज लेस, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं। जैसे कि कॉस्ट है 10,000, एनआरवी 9,000, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा 9,000 का रिकॉर्ड करेंगे।
हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे? 9,000 को रिकॉर्ड करेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि भाई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, हम अभी से मान के चल रहे हैं। भाई मेरे पास स्टॉक तो रखा 10,000 रुपए का, लेकिन उसकी मार्केट में 9,000 वैल्यू बन रही है, तो मैं कितना भी रिकॉर्ड करूं स्टॉक की वैल्यू को, 9,000 रिकॉर्ड कर भाई। क्यों भाई? हम तो लेवल 10,000 के आए थे, 10,000 रुपए का लॉस पहले से मान लो आप। अगर वो 9,000 का सामान आपका 12 में बिक गया कोई बात नहीं, तब गेम मान लेना। लेकिन अभी आप 1,000 रुपए का रिकॉर्ड मान के चलो, आप 10 का सामान 10 का ही मान रहे हो और एकदम से वो बिके 9,000 रुपए का, तो आपको 1,000 रुपीज का लॉस होगा, आप झेल नहीं पाओगे उसको। लेकिन पहले से अगर आप उसका लॉस झेल के चल रहे हो, तो आप अपने बिजनेस में काउंट करके चल रहे हो, तो आप बिजनेस अपना सेफ चला रहे हो बेटा। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन, हम जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, बैंक्स के बारे में। बैंक क्या करता है? डाउटफुल डेट्स। बैंक क्या करता है? डाउटफुल डेट्स को पहले से कंसिडर करके चलता है, उसके बारे में एक है। तो यहां पे देखा है पार्ट ऑफ द रिसीवेबल, जो आपको पैसा भी रिसीव होना है, एज्यूम टू बिकम बैड, ये पैसा डूब सकता है इन फ्यूचर। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं, मेड इन एडवांस, रिड्यूस प्रॉफिट, डिस्काउंट, जो डेटर्स को डिस्काउंट, सॉरी ये अपना पे क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर्स को हमने डिस्काउंट दे दिया, भाई तुम हमें पैसा दो, सिंपल सी बात है, तुम जल्दी जल्दी हमारे पैसे निपटाओ, जिसकी वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं। भाई देखो, मैंने स्कीम रखी कि अगर आप मेरे को पैसा 10 दिन के अंदर दे दोगे, सपोज मैंने किसी को उधार सेल की और मैंने ऑफर निकाल दिया, यूजुअली मेरे पास जो पैसा आता है डेटर्स की तरफ से, वो 3 महीने के बाद पैसा आता है, मतलब 90 डेज के बाद पैसा आता है। मैंने एक ऑफर निकाल दिया कि अगर आपने मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, मैं पहले से अपनी तरफ से, सपोज मेरे पास जो डेटर्स रखे हैं वो 1 लाख के डेटर्स हैं बच्चे, अब 1 लाख का 5% मैं पहले से मान रहा हूं कि मेरा डूब सकता है, मतलब पैसा ये डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये क्या होगा, एक तरह से डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो क्या मुझे एक्चुअल में डिस्काउंट देना पड़ा? नहीं देना पड़ा, एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं देना पड़ा। क्या पता यस भी है और नो भी है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं एज अ एक्सपेंस, किस नाम से? डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बोल रहा है फ्यूचर डिस्काउंट दैट मे बी गिवन टू कस्टमर एज एंटिसिपेटेड और प्रोवाइड फॉर इन एडवांस। ये एक तरह से एडवांस में आपको पहले से इंफॉर्म कर रहा है कि भाई इतना हो सकता है। 1 लाख के डेटर्स हैं, 1 लाख में से 5,000 पैसे नहीं मिल सकते फ्यूचर में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जब इसको यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, किस किस चीज के लिए सावधान रहना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छी बात है बेटा, ध्यान देना इसमें। while prudence is the protective measures, it must be applied with care. Ensure that it does not become a tool for manipulating profits. ये एक तरह से टूल का काम करता है, जो प्रॉफिट्स को क्या करता है बच्चे? मैनिपुलेट करता है, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करता है, एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन हाइडिंग रियल परफॉर्मेंस। और बिजनेस की रियल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि बिजनेस के पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन हमने क्या किया? प्रोविजन मान के उसे रिड्यूस कर दिया, प्रोविजन माना हमने, चीजें रिड्यूस हो गई। तो एक तरह से बोल रहा है कि मतलब ये थोड़ा सा हमें देख के यूज करना पड़ता है। और ये बेस्ट तरीका होता है अपने बिजनेस को पहले से ही अवेयर रखना कि भाई हमें लॉस हो सकता है, क्या पता ना हो, नहीं होगा तो अच्छी बात है, हो जाएगा तो हम पहले से उसके लिए अवेयर है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कंक्लूजन क्या है। प्रूडेंस क्या बताती है बेटा? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एनकरेज क्वेश्चनरी अप्रोच। क्वेश्चनरी मतलब एक तरह से आप कॉशियस हो जाते हो चीजों को लेकर के। अप्रोच टू अकाउंटिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग ऑल पोटेंशियल लॉसेस बट नॉट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी तक जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मिलेगा फ्यूचर में। दिस इंश्योर रिलायबिलिटी एंड, एक तरह से रिलायबिलिटी और साथ में प्रोडक्शन फॉर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इट मस्ट बी जुडिशियली। ठीक है, मेरी बात यहां तक खत्म आई बेटा, क्योंकि ये सब कुछ कैसे होता है? ये सब कुछ बेटा लीगल है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से आपको बता रहे होंगे। ये सारी बातें हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर लिखी गई है। ये हमारे पास छठा पॉइंट है प्रूडेंस। ये क्या बेटा हमारे पास? प्रूडेंस। यस